अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, नीट एग्जाम में हुई धांधली पूरे देश भर में एक बड़ा राष्ट्रव्यापी मुद्दा बन गया है। केंद्र की सरकार कहती कि कोई धांधली नहीं हुई, कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस परीक्षा की शुचिता पर सवाल उत्पन्न किए हैं। 24 लाख से ज़्यादा बच्चों का और उनके माता पिता का की ज़िंदगी में अंधकार छाया हुआ है कि आखिर फैसला क्या होगा। क्या हुआ नीट की परीक्षा में, और इतनी बड़ी धांधली के बाद भी केंद्र की सरकार इस पर कोई व्यापक ठोस एक्शन क्यों नहीं ले रही है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। आज चर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, आपको याद होगा कि लोकसभा के चुनाव के वक्त पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया था। ये इतना बड़ा मुद्दा था कि भारतीय जनता पार्टी को कई राज्यों में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, और उसमें से उत्तर प्रदेश ज्वलंत प्रमाण है और उदाहरण है कि एक भी परीक्षा शुचितापूर्ण तरीके से, एक भी परीक्षा पारदर्शी तरीके से और एक भी एग्जामिनेशन बिना पेपर लीक के हो ही नहीं रहा। पता नहीं इन दिनों सिस्टम कैसा हो गया है कि पेपर लीक होना तो ऐसा लगता है अनिवार्य अर्हता हो गई है एग्जामिनेशंस की। और नीट एग्जाम के पेपर में जिस तरह के धांधली आई है, ये बड़ा हैरान करती है। और खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ओरल ऑब्जर्वेशन में ये बात कही कि परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है। कोर्ट ने इस बात को स्वीकारा है। वहाँ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए याचिका पेंडिंग है। 8 जुलाई को उसकी सुनवाई लगी हुई है। बहनों भाइयों, नीट क्या है? इसके पहले ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करते थे और कई राज्य तो अपने भी टेस्ट कराते थे। आपको याद होगा AIPMT और CPMT राज्य अपना भी कराते थे अपने मेडिकल कॉलेजेस में। लेकिन तब हुआ कि एक देश एक परीक्षा, एक देश एक परीक्षा, और उसके बाद CBSE ने कुछ वक्त कराया एग्जामिनेशन, और फिर बनी NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये माना जा रहा था कि ये बहुत शानदार काम करेंगे, अच्छा करेंगे, पर क्या किया है वो सामने है। पेपर लीक हो गए। गुजरात के गोधरा में तो एक सेंटर पर ब्लैंक चेक मिले थे, 16-17 मामले रफा दफा कर दिए। बिहार में जो बच्चे पकड़े गए, उनमें जो इस धांधली में उन्होंने स्वीकारा कि पेपर पहले मिल गया था, बच्चों को आंसर रटाए जा रहे थे, एविडेंस सामने है। लेकिन केंद्र की सरकार का कहना है कि ना, कोई धांधली नहीं हुई, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। एक सेंटर से 15 से अधिक बच्चों का सिलेक्ट होना सवाल के घेरे में है। सबके सरनेम बदले हुए। 67 बच्चों को एक साथ टॉपर, 720 फुल मार्क, 100 आउट ऑफ 100। क्या वाकई में कोचिंग माफिया ने नीट एग्जाम को कैप्चर कर लिया है? क्या कोचिंग माफिया ने इस परीक्षा पर दाग लगा दिए हैं और NTA पर कोई कार्रवाई न होना और इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार का उदासीन रुख होना ये बड़ा अचरज में डालता है। बहनों भाइयों, 24 लाख से ज़्यादा हमारे बच्चों का सवाल है। इस देश के मेडिकल ह्यूमन रिसोर्स का सवाल है। इस देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है। इस देश के अपकमिंग मेडिकल इकोसिस्टम का सवाल है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये एक असामान्य और असाधारण घटना है। और मेरा मत है कि इस पर CBI इन्वेस्टिगेशन तो होना ही चाहिए। क्या वजह है कि इस पर कार्रवाई के बजाय केंद्र की सरकार इस पूरे मामले को लीपापोती करने पर आमादा है? क्या कसूर है उन बच्चों का जिन्होंने इतनी मेहनत करके इस माहौल में, इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में खुद को झोंक दिया और वो आज स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई भी एग्जामिनेशन बिना पेपर लीक के नहीं हो सकता? NTA जैसी संस्था जब बनाई गई, इनकी अकाउंटेबिलिटी निर्धारित क्यों नहीं की जा रही है? और क्या कारण है कि इनके खिलाफ अब तक कार्रवाई भी नहीं हो रही है? कोई एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो रहा है? तब जब एविडेंस सामने है, प्रमाण के तौर पर है, हजारों बच्चे धरना दे रहे हैं। और बहनों भाइयों, जब ये एक देश एक परीक्षा की बात हुई थी, कई राज्यों ने इसका प्रबल विरोध किया था, क्योंकि इसमें ना रीजनलिज्म है और ना इसमें कोई पारदर्शी प्रक्रिया। तो प्रश्न उठना तो लाजमी है। और मैं फिर कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कोचिंग माफिया होगा जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, भले ही बच्चों को तत्कालिक कोई रिलीफ न मिली हुई हो, अब भारत की सरकार कहती है कि साहब ग्रेस मार्क हटा लेंगे। दिए क्यों थे और हटा क्यों रहे? यही कुछ बातें हैं जो संदेह उत्पन्न करती हैं। गुजरात की पुलिस प्रमाण के साथ, बिहार की पुलिस प्रमाण के साथ, हजारों बच्चे धरने पर हैं, एविडेंस सामने है, सरकमस्टेंशियल एविडेंस और फिजिकल एविडेंस भी सामने है। क्या किसी को दिखता नहीं है?
और बहनों भाइयों, इसी पेपर लीक ने इस देश का राजनीतिक भूगोल बदल दिया है। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग इसे समझना नहीं चाहते। बच्चों के भविष्य से मत खेलिए, जितनी जी चाहे राजनीति करिए, चुनाव लड़िए, लेकिन ये बच्चे हमारा भविष्य हैं, इस देश के मेडिकल ह्यूमन रिसोर्स का बहुत बड़ा आधार। और इनके कैरियर के साथ ऐसा खिलवाड़, क्या बीत रही होगी उन बच्चों पे? क्या उम्र है उनकी? अभी कोई उम्र नहीं बहनों भाइयों, अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन है ये। क्या उनके मन में चल रहा होगा कि साल भर कड़ी तपस्या, 2 महीने, कोई, मुझे तो बहुत लोगों को जानता हूं उनके फैमिलीज में, क्लास 6 से बच्चों को तैयारी शुरू करा देते, क्लास 7 से शुरू करा देते हैं, पूरा जीवन झोंक देते हैं, हॉस्टल में रहते हैं बच्चे। मैं तो जब आपसे डिबेट कर रहा हूं, मेरे तो रोंगटे खड़े हैं। मैं तो उनकी कल्पना मात्र से मुझे तकलीफ हो रही कि किन परिस्थितियों में वो बच्चे रह रहे होंगे। कितनी छोटी उम्र से उन्होंने अपना बचपन कुर्बान कर दिया, अपनी तरुणाई कुर्बान कर दी, और पेपर लीक। बहन भाइयों, ये मजाक नहीं है तो और क्या है, और वो भी भद्दा मजाक है, दर्दनाक है। उन बच्चों के आत्मविश्वास को हिलाता है जो बच्चे कड़ी तपस्या से, मेहनत से, ईमानदारी से, मेधा से और अपने प्रतिभा के दम पर इस देश में अपना स्थान बनाना चाहते हैं, इस देश की सेवा करना चाहते हैं। ये उनके साथ नाइंसाफी है, और मेरा स्पष्ट मत है, इस पर ओपन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, री एग्जामिनेशन होना चाहिए, पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस कैंसिल करना चाहिए, दोषियों को पनिश करना चाहिए, और सबूत मिले तो उन लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जो इस देश में उदाहरण बने। बहनों भाइयों, राजनीति हर चीज पर ठीक नहीं है। जिन बच्चों के नाम पर आज राजनीति हो रही है वो निहायत गलत बात है। यही तो देश का भविष्य है। हमने आपने तो अपना काम कर लिया, थोड़ा बहुत बचा और लोग करेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी को हम कैसा हिंदुस्तान देके जा रहे हैं, हमें इस बात पर विचार करना होगा। कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट आगे बढ़ाएंगे। सरकार प्रतिबद्ध है, सारे विद्यार्थियों के मन में ये निश्चित होनी चाहिए कि पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। एक फार्मूला को यूज करते हुए ग्रेस मार्क दिया गया, उसमें भी कुछ आपत्ति आई, उसको भी सुधारा गया। उनको पुनः परीक्षा देने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने कल ही दे दिया है। जब इतने बड़े लेवल पे गड़बड़ी हुई है तो इसमें भ्रष्टाचार जरूर हुआ होगा। ऐसी जांच आप उसी एजेंसी से कराएंगे जो स्वायत्त हो। इतने बड़े पैमाने पे गड़बड़ी बिना सरकार की मिलीभगत के नहीं हो सकती। समझ रहे, मैं यहाँ राजनीति कर रहा हूँ, मेरे 627 नंबर खुद आए हैं, मैंने खुद पेपर दे रखा है। हर बच्चे ने यहाँ पेपर दिया, इनने भी पेपर दिया, इनने भी पेपर दिया है, और आप बोले यहाँ राजनीति करने आए आप यहाँ। कोई बात सुनने की तैयार ही नहीं है। मतलब पॉलिटिक्स ऐसी कर रखी है कि उसको चीज को मुझसे गलती हो गई तो मैं बिल्कुल मानूंगा ही नहीं गलती होगी हमसे। एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, एक कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को, और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाए। उन्होंने आके ये चीज़ कोर्ट में मानी कि हाँ ग्रेस मार्क्स गलत तरीके से दिए गए थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई और उन्होंने सारा कैंसिल करके फिर से एग्जाम करवाने के लिए बोला है। बहनों भाइयों, क्या कारण है कि जिसका परीक्षा का परिणाम 4 जून के बाद आना था, ऐसा क्या हो गया कि अचानक 3 जून को परिणाम घोषित कर? 3 जून को हुआ था, 4 को हुआ था, और आना कब था? 10 जून को जो आना था परिणाम, 4 तारीख को क्यों आ गया? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। किसी दरोगा को उत्तर प्रदेश पुलिस के दे दीजिए ना, तो अभी धागे खोल देगा इनके कि क्या है, करप्शन का लेवल क्या है। और बहनों भाइयों, ये उचित बात नहीं है। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में सुनील भराला मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। सुमित शर्मा जी एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इस मामले पर व्यापक अध्ययन किया उन्होंने। अरस्तु उपाध्याय जी मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने शिक्षाविद हैं और नीट मामले के एक्सपर्ट हैं। अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और ये खुद भी अपने शिक्षाविद हैं और कई कोचिंग भी चलाते हैं। मेरे साथ अमित सिंह बिसेन मौजूद हैं, सेंटर डायरेक्टर हैं श्री चैतन्य कोचिंग लखनऊ सेंटर के। और चिन्मय मेरे साथ मौजूद हैं, ये नीट एस्पिरेंट है और इन्होंने इस बार एग्जामिनेशन दिया है। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। भराला जी, स्वागत आपका और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। क्या ये सरकार एक परीक्षा भी सही तरीके से बिना पेपर लीक के नहीं करा सकती है? 24 लाख बच्चों का करियर तो अंधकार में डाल दिया, और उस पर से भी ये कि कोई धांधली नहीं हुई, एविडेंस सामने है। ब्रजेश जी, आपको पहले तो कि आपने ये सवाल आज अपने माध्यम से पूरे
देश और प्रदेश को, दर्शकों को आप ये इस बात को उजागर कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बच्चों का जो नीट का प्रकरण है पेपर का, ये देखा जाए तो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और बच्चे बहुत परिश्रम और कठिन परिश्रम से अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं, और उस तैयारी के साथ में फिर उनकी एक बड़ी आशा रहती है कि मेरा एग्जाम होगा, मेरा रिजल्ट आएगा। लेकिन इसी में ये बड़ी घटना हो गई, और जो घटना सामने आई है उसको भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी संज्ञान में लिया है, और हमारे भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री और बहुत ही जो शिक्षा के प्रति वो बहुत जागरूक भी रहते हैं और चिंतित भी रहते हैं। हमारे श्री धर्मेंद्र जी ने उसको बहुत ही गंभीरता से लिया है, और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि जो परीक्षा में जो सामने बातें आ रही हैं उसके बच्चों की दोबारा परीक्षा कराने के लिए भी उन्होंने आश्वासन किया है। उन्होंने कहा उनकी कराएंगे जो ग्रेस मार्क वाले विषय पे होगी, री एग्जामिनेशन की कोई बात नहीं। और दूसरी बात यह है, क्या डर है सीबीआई से? करा लीजिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। दूसरों को तो आप कहते हैं अगर गलत नहीं है, अगर कुछ नहीं किया है तो जांच से क्यों डर रहे हैं? तो साहब आप भी अपनी सीबीआई करा लो। नहीं विजय जी, सीबीआई से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं डर रही है, और हम लोग इस बात से बिल्कुल भी चिंतित नहीं है कि सीबीआई की जांच में कुछ ऐसा आएगा जो हमें परेशानी होगी। वो बिल्कुल हम निष्पक्ष हैं। तो सर इस बात को आप स्वीकार करते हैं कि अब इस पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल स्टेट सम्मिलित हैं, जैसे बिहार, जैसे कि गुजरात, राजस्थान के भी कुछ लोग हैं। बात ठीक है, और देखिए क्या है कि अभी परिस्थिति जो है अभी वहां तक की सीमित है, और 8 तारीख सर्वोच्च न्यायालय में उसमें तारीख भी लगी हुई है। लेकिन मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूँ, देखो विपक्षियों का बहुत बड़ा प्रोपगंडा भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा कि वो निराधार उनका सर, ये 17-18 साल के बच्चे हैं सर, इनको क्यों तो ऐसे कह रहे हो सर? ये बच्चे तो अभी राजनीति का राह नहीं सीखे हैं सर, इनको आप कह रहे हो प्रोपोगंडिस्ट हैं। कि जिन बच्चों ने परीक्षा पास की है वो छोटे बच्चे हैं, उनका भी बहुत मनोबल गिरेगा अगर कोई उनके साथ भी जाति हो जाए। तो हमें दोनों पक्षों को इस समय ध्यान में रखना पड़ेगा। सर कौन सा एग्जाम है जो बिना पेपर लीक के इस दिनों हो रहा हो? एक एग्जामिनेशन बता दीजिए। यूपी में 11 परीक्षाओं के पर्चे लीक पड़े सर, दिखाने के लिए किसी के घर बुलडोजर चल जाता है, 4 लोग जेल चले गए, मीडिया से खबर हटी, मामला रफा दफा। भराला जी, जिस इलाके से आप आते हैं वहां इसकी बड़ी नाराजगी है, और जनादेश भी इसी बात का संकेत है। नाराजगी के कारण से ही मुख्यमंत्री जी ने उसे बहुत गंभीरता से ध्यान में लिया है, और उस पर एक कानून बनाने की बात पिछली कैबिनेट की बैठक में भी हुई है कि इस पर एक कठोर कानून बनाया जाएगा कि जिस प्रकार की ये पेपर लीक होने की जो घटनाएं सामने आई है, हम लोग भी इस पर बहुत व्यतीत सर। कानून तो सेकेंडरी है सर, देखो हम लोग तो इतने टाइम से, आप भी सोशल लाइफ में, कानून एक सेकेंडरी चीज है। विल पावर, अगर विल पावर है अनाउंस कर दीजिए कि सीबीआई ओपन इन्वेस्टिगेशन, अभी सब धर जाएगा, जितना गड़बड़ किया है सब जेल जाएगा। नहीं, अगर ये चीजें अगर सर्वोच्च न्यायालय में जो 8 तारीख लगी हुई है ब्रजेश जी, उस पर क्या निस्तारण तो सर आप सर्वोच्च न्यायालय का वेट क्यों कर रहे हैं कि वो सीबीआई कहे? आप जाइए एफिडेविट लेके कि सर आपके समझ पिटीशन आई है, ये एक्शन हमने लिया, ये एटीआर लीजिए, एक्शन टेकन रिपोर्ट, हमने सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन दे दी है। ये होता है सर जज्बा, और ये होता है विल पावर, और मेरे ख्याल से आप सहमत होंगे। नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से भी सहमत हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। अगर बच्चों को सीबीआई से न्याय मिलने की संभावना हो तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार है सर। बच्चे तो यही मांग कर रहे हैं, 18 साल के बच्चे 17 साल के कह रहे भैया सीबीआई करा दो। क्या कोमल मन है उनका? सामने देखना है जी। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अजीज खान, इनको आमंत्रित करता हूँ। बहुत शुक्रिया अजीज भाई आपका। क्या है ये नीट घोटाला, थोड़ा बताइए। देखिए सर, ये मेरे ख्याल से 10 साल से बीजेपी सरकार में है, अगर उसकी घोटाले की बात की जाए तो सबसे बड़ा घोटाला ये है। ये बहुत बड़ा स्कैम है। कैसे, थोड़ा डिफाइन करो सर। मैं डिफाइन ये करना चाह रहा हूं कि अभी साहब सुनील जी कह रहे थे कि साहब हमें डर नहीं लग रहा सीबीआई से, और तमाम तरीके की चीज़ों को एक तरफ तो डिनाई कर रहे हैं
और एक तरफ सारी परेशानियों को और सारी सिस्टम के तमाम जो कमियों को कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट। अरे वो बीजेपी में बहुत भले नेता हैं, भराला शरीफ जी आदमी है, मुझे लग रहा है वो बड़े शरीफ आदमी इसलिए स्वीकार लिए हैं सर। अभी कोई रेगुलर अभी हाँ, वो बड़े सज्जन आदमी, मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, बहुत शरीफ आदमी। मैं समझ रहा हूँ शरीफ है, अगर शरीफ नहीं होते तो इसको एडमिट नहीं करते। भाई बिहार में किस तरह कितने लोगों को अरेस्ट किया गया बिहार में, तमाम चेक बरामद हुए, गोधरा में चेक बरामद हुए, 16 ब्लैंक चेक हुए सर, 16 ब्लैंक चेक हुए। अब इस सवाल इस बात का है कि, और एक बात समझिए सर, कि गोधरा में कई स्टेट के बच्चे एग्जाम देने आए हैं, कई स्टेट के बच्चे। क्या बात है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, गोधरा में क्यों? क्या उनके स्टेट में नीट का एग्जाम नहीं हो रहा था? रियली? ये सच है सर। और यही हाल आप देखिए सर, अभी झज्जर की बात है तो झज्जर में भी आप देखें कि वहां पर केवल राजस्थान का बच्चा नहीं था, दूसरे स्टेट का बच्चा था। सवाल इस बात का है, में परीक्षा दे रहा है। हकीकत यह है कि जो रैकेट है पूरा, ये रैकेट कहीं ना कहीं सरकार का इसमें बड़ा रोल है, क्योंकि सरकार अपना इकबाल खो चुकी है। अगर सरकार वाकई में निष्पक्ष है और इसके मन में कोई चोर नहीं है तो ये सीबीआई जांच भी कराती और ये भी एडमिट करती कि मैं ये नीट को रीनीट कराऊंगा, दोबारा कराऊंगा, क्योंकि सर 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। और 24 लाख बच्चे ना सोचिए सर, एक बच्चा जब प्रिपेयर करता है तो उसके माँ बाप भाई बहन एक पूरा परिवार उसके साथ लग करके उस तैयारी को। मैंने तो बताया, मेरे एक दोस्त हैं हैदराबाद में, वो 6 साल में उम्र में बच्चे को नारायणा वो वहां डाल दिए बेचारे, 6 साल सोचिए सर, 6वीं में था उनका बच्चा। लोगों का सर, मतलब मैं उनके उस जुनून को अप्रिशिएट करता हूँ सर। लोग अपने करियर को दांव पे लगा रहे हैं, अपने करियर को दांव पे लगा दे रहे हैं। और सच ये देखिए सर, मैं एक मोटा मोटा आंकड़ा देना चाहूंगा 5 साल का सर, थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं आपकी इजाजत हो तो। 5 साल का टेन्योर अगर देख लें तो 41 एग्जाम कैंसिल हुए हैं, 41 एग्जाम के पेपर हैं वो लीक हुए हैं, 41 9 स्टेट में। ये सर आपको इंडियन एक्सप्रेस के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बताना चाहूंगा। नेक्स्ट राउंड में आपको बाकी मौका दूंगा। चलिए राइट सर, तब अपनी बात रखिए। मैं अरस्तु उपाध्याय जी को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। उपाध्याय जी, स्वागत और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर आप ये बताओ हमारे दर्शकों को, अब सब लोग आपको सुन रहे हैं, आप कैसे ये एस्टैब्लिश करोगे कि इस परीक्षा में कोई धोखा हुआ है, पेपर लीक हुए हैं, कोई धांधली हुए हैं, जबकि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर का कहना है नो पेपर लीक, नो धांधली, कोई गड़बड़ी नहीं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय को उठाने के लिए। इस विषय को उठाने के लिए मुझे लगता है आज टीवी चैनल्स को अपने अंदर ये भी हिम्मत रखनी होगी कि वो आगे के लिए तैयार रहें, क्योंकि जिस तरह से सरकार काम कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जो भी आवाज उठाएगा इसके खिलाफ, तो उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई आगे भविष्य में होने वाली है। पहली बात। सर आप हमारी फिक्र ना करो, हम हर तरह के छापे जहाँ झेल चुके हैं। आप शुरू करो सर। अब मैं आपको सिलसिलेवार बताऊंगा जी, जरा ध्यान से सुनिएगा सर। आंकड़ों का खेल है ये सारा। एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है एनटीए का, जिसमें यह बोला जाता है कि आप फरवरी से 16 मार्च तक अपने फॉर्म को भर दीजिए। देखिए गेम यहां से शुरू हुआ। 16 मार्च को फॉर्म भरने की आखिरी तारीख होती है और नीट का फॉर्म भरने की आखिरी तारीख के बाद फॉर्म बंद खत्म हो जाता है। अचानक सरकार के दिमाग में पता नहीं क्या आता है, सरकार मतलब एनटीए की बात कर रहा हूं, एनटीए सरकार, एनटीए की सरकार में क्या होता है, एनटीए में, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में, कि वो इस विंडो को दोबारा से ओपन करते हैं। और ये विंडो 2 दिन के लिए ओपन होती है सर, 9 से 10 अप्रैल। इस 9 से 10 अप्रैल के बीच में जरा आंकड़े का खेल है सर। मिश्रा जी एक बार जरा ध्यान से, मतलब अगर नोट भी करना चाहे तो मैं नोट कर रहा हूं, प्लीज गो अहेड। ये सारी चीजें आंकड़ों में है, आप चेक कर सकते हैं। नॉन ऑथेंटिक कोई बात नहीं करूंगा, गो अहेड प्लीज। 23,81,833 बच्चे 16 मार्च तक अपीयर कर फॉर्म को भरते हैं। यह आंकड़ा सरकार देती है एनटीए की। एनटीए की एक गवर्निंग बॉडी है ऑटोनॉमस, वो इसको मार्केट में लाती है कि 23,81,833 बच्चों ने नीट में एनरोल किया। अचानक ये 9 अप्रैल और मतलब मैंने जो आपको बताया 9 से 10 अप्रैल में अचानक 24,242 बच्चे ऐड होते हैं एक दिन के अंदर, और 24,06,079 बच्चे टोटल मिला के हो जाते हैं एनरोलमेंट के टाइम पर।
मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा क्या हुआ कि सरकार को, एनटीए को, ऑर्गेनाइजेशन को ये मानना पड़ा कि भाई 2 दिन के लिए खोलेंगे इस पोर्टल को? ये कौन बच्चे हैं? क्या इनका रिजल्ट को आपने डिक्लेयर किया कि इन स्पेशली इन बच्चों में से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए? पहला प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। दूसरा, अब मैं दूसरे पे आता हूं। एनटीए ये प्ली देती है पहले कि ग्रेस मार्क्स जो है, वो ग्रेस मार्क्स जो दिए गए हैं वो 1563 है। अब देखिए जरा गेम क्या है। गेम ये है कि हर आदमी के दिमाग में एक फिगर बैठा दिया गया, 1563, 1563, 1563, 1563। हमारे जो डीजी एनटी हैं वो एक मीटिंग में करते हैं, बताते हैं कि 1563 बच्चों का ग्रेस मार्क्स का इशू है। चलिए ये भी मान लेते हैं कि ग्रेस मार्क्स 1563 बच्चों को दिया गया, तो क्या आपने एक ऐसा विंडो ओपन किया जिसमें उन बच्चों से भी पूछा गया कि भाई आपके साथ टाइम लॉस हुआ था कि नहीं हुआ था? जबकि ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाता है कि वो जो ऑर्डर इस्तेमाल किया गया सुप्रीम कोर्ट का या किसी ऑनरेबल कोर्ट का, उस ऑर्डर का मतलब था ऑनलाइन परीक्षा के लिए, इसका इस्तेमाल किया गया ऑफलाइन परीक्षा में। इस बात पे हंगामा उठा। मतलब उनका प्री प्रायोजित ये प्रोग्राम था, पूर्वाग्रह था उनका कि हम जब इस बात को 1563 बच्चों का डिक्लेयर करेंगे तो लोग 1563 में उलझ जाएंगे और हम अपने बच्चों को अंदर सेट कर देंगे। ये प्रोग्राम था। ये दूसरा प्रश्न है कि आपने बच्चों को मुद्दे भटकाने के लिए आपने 1563 बच्चों का खेल खेल दिया कि लास्ट में अगर कोई बात आई तो हम 1563 का एग्जाम करा देंगे या उनसे ग्रेस मार्क्स छीन लेंगे। अब लोग 25,000 को सेट कराएंगे। मुझे तो लग रहा है ये बहुत बड़ा घोटाला है, इसमें जांच की बहुत आवश्यकता है। तीसरा प्रश्न, मेरा एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो सबको समझना होगा। हर साल 2-3 लाख बच्चा इस पूरे प्रोग्राम में बढ़ जाता है, हर साल। इस बार मैंने जैसे अभी आपको आंकड़ा दिया, 24,06,079 बच्चों ने, 24,06,079 स्टूडेंट्स हैज एनरोल्ड फॉर दी नीट एग्जामिनेशन। पिछले साल इनकी संख्या 3 लाख कम थी। हम ये भी मान लेते हैं आपका पेपर इजी था, तो पेपर इजी था तो क्या ये पेपर इजी केवल टॉप बच्चों के लिए था या पूरी मेरिट लिस्ट के लिए था? अब आप इन्फ्लेशन देखिए, जो मेरिट बढ़ी है वो कहां बढ़ी है सर? वो मेरिट बढ़ी है 620 से लेके 670 के बीच में, 620 से लेके और 720 के बीच में। अब जब प्रतिस्पर्धा हो रही है तो ये प्रतिस्पर्धा सारे रैंक के बीच में होनी चाहिए थी और वहां भी बच्चों की संख्या बढ़नी चाहिए थी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। इस बार जो बच्चे हैं 620 से 720 में, सर मिश्रा सर, ये इस बार 58,000 बच्चे हैं सर, 58,000 ऑन रिकॉर्ड है। पिछले साल कितने थे सर? ये 13 से 15,000। उससे पिछले साल कितने थे? 13 से 15,000। उससे पिछले साल कितने थे? 13 से 15,000। तो सर ये हमें समझना पड़ेगा कि ये 58,000 बच्चे कौन से हैं? ये वही बच्चे हैं जिनको प्री प्रायोजित तरीके से आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज की सीट पे भेजना है। तो जो नॉर्मल बच्चा है, गरीब का बच्चा है जिसकी बात की जाती है, जो मेहनती बच्चा है जिसकी बात की जाती है, एक माँ बाप की उम्मीद है जिसके बारे में बात की जाती है, वो बच्चा तो नहीं पहुंचेगा सर। क्योंकि हर साल की जो मेरिट, वो हम ये मान के चलते थे, मैं पिछले 30 साल से देख रहा हूं कि 610 ±5, 620 ±5 पे सेलेक्ट हो जाता था बच्चा, 600 ±5 पे सेलेक्ट होता था। सर इस बार 655 पर भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। मतलब ये पहले से ही प्रायोजित कर दिया गया कि हम अपने सिलेक्शन वाले बच्चों को जो अंदर डाले गए हैं गलत तरीके से, उन बच्चों को 650 से 720 के बीच में प्लेस करेंगे। क्योंकि मैं नीट से हूं, 30 साल से इसी खेल को देख रहा हूं, तो मुझे पता है कि सिलेक्शन की गारंटी कहां मिलने वाली है। तो सिलेक्शन की गारंटी है 650 से 720 के बीच में। तो वो जो 58,000 बच्चे हैं सर, वो इसी रेंज में आ गए, 620 से 720 में। पहली बार हुआ है सर, 67 बच्चे, 67 बच्चे इतिहास में 720 में से 720 लेके बैठे हैं। अब सर तीसरी बात कर लेते हैं, जरा देखना पड़ेगा हमें कि 520 से लेकर 620 में पिछले साल कितने बच्चे थे? 520 से पिछले साल मिश्रा सर, 520 से 620 में बच्चों की संख्या 99,000 थी, 99,000 अप्रॉक्स। इस साल कितनी हुई सर?
1,01,000, मतलब ऑलमोस्ट ऑल 93,000 से 1,00,000, मतलब लगभग 6-7 हजार बच्चे अंदर एंटर आए पेपर इजी होने की वजह से। अब सर जरा समझिए पूरे खेल को, अगर कंपटीशन बढ़ा सर पेपर इजी होने की वजह से, तो सारे मेरिट में बढ़ना चाहिए। ये सारे बच्चे 620 से लेकर 720 में क्यों आ गए पिछले साल की तुलना में? तो ये भी प्रश्न है। अब एक और प्रश्न उठता है सर, हमने कमेटी बना दी है, कमेटी इसकी जांच करेगी जी। तो सर कमेटी किसकी बनाई है? कमेटी के चेयरमैन कौन है? एनटीए के चीफ है सर, सेम जिन पे आरोप है वही जांच करता है, एनटीए के चेयरमैन है। अब सर एनटीए के चेयरमैन है और बच्चों को न्याय चाहिए, तो इस बारे में सर मेरा एक शेर अर्ज करना चाहता हूं सर आपके सामने। शेर यह है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? बहुत सही है, बिल्कुल ठीक बात आपने कही। अब थोड़ा सा जी आप कंप्लीट कर लिए? हाँ थोड़ा सा और बताऊंगा सर। सर 20 सेकंड सर, फिर नेक्स्ट राउंड में आपको टाइम दूंगा। अभी आप जो कहना चाहें 20 सेकंड सर। जी सर, अब सबसे बड़ी बात है, मेरा इसमें एक आग्रह है सर, और मैं भी मांग करता हूं कि आपके माध्यम से अगर हम सरकार को ये रिक्वेस्ट कर पाए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये रिक्वेस्ट कर पाए कि जो 6 तारीख से काउंसलिंग होने जा रही है उसको स्टॉप कर दिया जाए, क्योंकि 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल्स की नेक्स्ट डेट है, और सुप्रीम कोर्ट, हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम काउंसलिंग नहीं रोकेंगे और 8 तारीख को आपकी बात भी सुनेंगे। तो क्या काउंसलिंग को रद्द किया जाएगा होने के बाद? तो सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। शुक्रिया आपका। उपाध्याय जी हमारे साथ रहिए, सेकंड राउंड में आपको और समय देंगे ताकि आप और इसमें धागे खोल सकें ठीक से। मैं सुमित शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। शर्मा जी स्वागत आपका और धन्यवाद। ये नीट एग्जामिनेशन को लेकर ये जो धांधली हुई है, आप इसको लीगली किस तरह से देखते हैं और पाते हैं कि क्या वाकई में बच्चों के साथ अन्याय हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल हुआ है। जैसा कि अभी उपाध्याय जी ने समझाया है बहुत अच्छे से, जो ये धांधली इनकंसिस्टेंसी हुई है इस एग्जाम के अंदर, इसकी वजह से बच्चों की रैंक में बहुत ज्यादा आया है जी। इस 700 के स्कोर पे 2023 में 250 रैंक थी, वो अब बढ़ के 2200 हो गई है। 685 के स्कोर पे जो 1132 रैंक थी वो 6777 पे पहुंच गई है। 630 पे जो 13,000 रैंक थी वो 48,000 पहुंच गई है जी। और एनटीए का स्टैंड शुरू से ही सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी रहा है। 5 मई को एनटीए ने एग्जाम कंडक्ट किया है। 5 मई को ही शाम को इनकी प्रेस रिलीज आती है कि एक सवाई माधोपुर जो इनका सेंटर था वहां पे एक घटना हुई है लॉस ऑफ टाइम की ड्यू टू रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेपर। उसके बाद 9 फरवरी, उससे पहले 9 फरवरी को जो इनका नोटिस आया था एडमिशन का, उसके अंदर इन्होंने रिजल्ट की डेट दी थी 14 जून। फिर क्योंकि उससे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल करी थी वंशिका यादव के नाम से, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को नोटिस किया था और 8 जुलाई की डेट लगाई थी, जिसके अंदर अब ये बाकी सारे मैटर्स जो फाइल हो रहे हैं वो टैग हो रहे हैं। उस जल्दबाजी में एनटीए 14 जून को जो रिजल्ट डिक्लेयर होना था वो रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है 4 जून। 4 जून को रिजल्ट के साथ एनटीए का पूरा पब्लिक नोटिस आता है जिसमें वो पूरी सारी डिटेल्स देते हैं। बट उस डिटेल के अंदर वो ये बताते हैं कि क्यों ग्रेस मार्क दिए गए हैं और क्यों दिए गए हैं। जब उसके अंदर रिजल्ट के अंदर देखा गया कि तात्पर्य ये है कि पारदर्शिता का पूरी तरह से अभाव है। हाँ जी, जब रिजल्ट में देखा गया, जब बच्चों के 718, 719 आ रहे हैं जो कि मैथमेटिकल पॉसिबल नहीं है, तो कैंडिडेट्स ने शोर मचाया। उसके बाद एनटीए ने 6 जून को नई प्रेस रिलीज निकाली कि ये हमने जो 718, 719 मार्क्स आए हैं बच्चों के, वो हमने ग्रेस मार्किंग दी है। एक्चुअली एनटीए पूरी तरह से इसमें विलेन की भूमिका में है। शर्मा जी मैं टाइम लॉस हुआ है बच्चों का, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, मैं नेक्स्ट राउंड में आपको बाकी समय रहेगा तो आप डिफाइन करिएगा। मेरे साथ चिन्मय मौजूद हैं, चिन्मय ने खुद एग्जामिनेशन दिया है। चिन्मय आप मुझे बताओ कि किस तरह की कमी आपने महसूस की, आपने अपने दोस्तों के बीच क्या सुना और क्या वाकई में आप भी मानते हैं कि ये पेपर लीक हुआ है और सिस्टमेटिकली पूरे सिस्टम को डिमोलिश किया गया? तो एक्चुअली मैं नीट का एस्पिरेंट हूँ, मैं नेक्स्ट ईयर नीट देने जा रहा हूँ। ओके हाँ, तो क्या मतलब क्या कठिनाई लगी इस बार में, क्या आपको अंतर लगा कि इस बार गड़बड़ी है?
तो जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे अभी तक 12th में अच्छे स्कोर आ रहे हैं, यानी एक ऐसा स्कोर आ रहा है जिस पे मैं गवर्नमेंट कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकता हूं। पर जैसा इस साल का कट ऑफ गया है उसको देख के तो गवर्नमेंट कॉलेज बहुत दूर का हो जा रहा है, यानी डिमोटिवेशन सा फैल रहा है। सारे दोस्त यानी जब हम लोग मिले रिजल्ट आने के बाद तो हम लोग एकदम हताश बैठे थे, क्योंकि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग करना क्या चाहिए, क्योंकि जितनी हम लोग मेहनत कर रहे हैं। 655 के ऊपर गए ना इस बार? हाँ जी कंटिन्यू प्लीज। तो जैसे कि मैं नीट में जो लोग 690 लाए थे या फिर 700 लाए थे उनसे मैं मिला, तो एक दीदी थी उनकी 700 आ रहे, तब जाके उनको KGMC मिल रहा है, जो कि लास्ट ईयर 660 से 670 पे आराम से मिल जाता। और एक और मैं भैया से मिला, उनके 690 थे। ऑफ कोर्स उनका सिलेक्शन हुआ है, पर आप उनके चेहरे पे देख सकते थे कि वो खुश नहीं है, क्योंकि उनको KGMC नहीं मिल रहा है। उनको एक ऐसे कॉलेज से अब प्राइवेट भी मिलाना पड़ेगा। प्राइवेट मिले नहीं, 690 आपको गवर्नमेंट तो मिल जाएगा, पर वही बात है ना, आपको जो डिजायर था वो नहीं मिल रहा था 690, जबकि आपको ये आप लोगों के बच्चों में मतलब इस बात का डिमोटिवेशन, आपके ग्रुप के बीच क्या चर्चा हो रही है? आप बच्चे लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? ग्रुप के बीच यही चर्चा है कि अब हम लोग कर क्या सकते हैं। अगर हम लोग 700 भी लाते हैं, 720 लाते हैं, अगर हम लोग एम्स के लिए एम करते हैं तो 720 पे भी अब 67 लोग बैठे हुए हैं, उसमें भी फिर जनरल कैटेगरी के लिए अलग बात आ जाती है। एम्स तो भूल जाओ अब। हाँ, तो अब ये सब तो इस 720 वालों को एम्स पहले मिलेगा ना, फिर 719 वालों को बचेगी जगह, यही तो हुआ। यस सर। ऑलराइट, मेरे साथ अमित सिंह बिसेन जी मौजूद हैं और ये श्री चैतन्य कोचिंग के लखनऊ सेंटर के डायरेक्टर हैं। अमित जी शुक्रिया आपका। आप लोग कह सकते हो लगता है कि ये धांधली हुई है या गलत हुआ है, या इस बार कुछ पेपर लीक जैसा बड़ा स्कैंडल हुआ है, क्या वजह मानते हो आप, जबकि भारत की सरकार कहती कोई पेपर लीक नहीं, कोई धांधली नहीं? मेरा मतलब पहले दिन से जैसे न्यूज़ बाय न्यूज़ मैं देख रहा हूँ और बच्चों से मिल रहा हूँ और सब कुछ हो रहा है, तो मुझे पहले ये था कि अनियमितता हुई है, जो पेपर चेकिंग प्रोसेस उसमें हुआ है। फिर मैं देखा कि जब हम लोग और भी उसको क्यों ऑब्जर्व करने लगे तो पता चला कि कुछ जगह FIR भी रिलीज हुई है। जैसे गुजरात का केस बहुत स्ट्रांग है, उस पर काम होना चाहिए, उसमें बहुत कुछ निकल के आएगी। ब्लैंक चेक जहाँ मिली? हाँ बिल्कुल। और उसमें मेन पॉइंट ये है कि गुजरात का एक जगह इतना पॉपुलर कैसे हो सकता है कि 8 अलग अलग स्टेट से लोग वहाँ पे पेपर देने आए। कहाँ? वही गुजरात की बात जहाँ पे हो रही है। 8 अलग स्टेट आए हैं। अब ये कौन सा संस्थान है या कौन ऐसा सब कर रहा है, किसकी मिली भगत है? कैसे हुआ? तो लोकल बच्चों को मिलना चाहिए। क्या पता है? ऐसा नहीं होता कि आप अपना सेंटर कहाँ पे भरते हो, कहीं भी ले सकते हो। हाँ, तो आप कहीं भी ले सकते हो, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी ले सकते हो। तो वो 8 स्टेट के बच्चों ने गोधरा चूज किया और वो एक ही जगह आसपास जहाँ पे ये धांधली आ रही है। दूसरा ये एक केस जो पटना का भी हुआ, वो भी काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ, तो मुझे भी ऐसा लगने लगा। पहले मैं ज्यादा इतना नहीं सोचता था, मैं सोचा चलो इन्होंने क्या किया, क्योंकि मैं एक पैटर्न देखा था। क्यों लगता है आपको कि पेपर धांधली हो सकता है ना, पेपर लीक हो सकता है ना भी हुआ? हाँ एग्जैक्टली। मैं क्योंकि केसेस, सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। मैं दोनों बता दूं। पहला पॉइंट ये था कि 2006 में एक बार ऐसा हो चुका था, यूपीसी PMT उस समय होता था, स्टेट PMT, तो उसमें पूर्वांचल यूनिवर्सिटी ने कराया था पेपर। और उस समय क्या हुआ था कि एक ही OMR से उन लोगों ने क्या किया था, बाकी भी 4 जो ऑप्शनल होते हैं उनको चेक किया था, जिससे काफ़ी भारी संख्या में बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए थे। मुझे लगा कि शायद नीट ने इस बार ऐसा ही कुछ NTA ने किया है, लेकिन वो नहीं था। जो प्रॉब्लम अभी अरस्तु सर ने डिफाइन किया वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, वो सब लोग देख रहे हैं, सबकी नज़र में है। वहाँ पे भी मैं ये सोच रहा था कि अनियमितता है, इसको सॉल्व किया जाना चाहिए। उसके बाद जब मैं ये देखा कि पटना से केसेज आ रहे हैं, गोधरा वाला केस देखा मैंने, तो मुझे लगा कि ये अनियमितता नहीं है, अब ये विलफुली किया गया है और NTA को जवाब। जो सबसे अलार्मिंग बात थी, जो मुझे भी नहीं पता थी ये बात, मतलब मेरे सामने आया नहीं, मैं तो लगातार खबरों पर नजर रखा। ये जो 9 और 10 अप्रैल को विंडो ओपन हुआ ना, जिसका जिक्र अभी अरस्तु जी कर रहे थे, यहीं पे कुछ है। 16 मार्च नहीं, ये जो 9 और 10 अप्रैल के बीच 1-2 दिन की विंडो ओपन क्यों हुई? हाँ, ये इसमें यही सबसे बड़ा कैच पॉइंट है। 2 पॉइंट हो सकता है, ये मेरा थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इस पे। वो मणिपुर का कुछ हुआ था, तो इसकी वजह से NTA ने बोला था कि हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं। 24,000 नए बच्चे उसमें कहाँ से? हाँ, बट ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो जो डेटा कौन बच्चे थे 24,000 जो 16 मार्च तक नहीं आए थे? लेट्स इन्वेस्टिगेट ना, इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। बिल्कुल। बट इसमें एक और पॉइंट मेरा है कि अभी मैं कंटिन्यूसली इसमें न्यूज़ में बना हुआ हूँ, और इस पॉइंट से मुझे थोड़ा सा पॉइंट ये है कि सभी लोग CBI जांच की मांग कर रहे हैं, बट ये डिले हो जाएगा। सेशन मेडिकल का भी ऑफ होगा, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खराब होंगी। मेरा है कि पहले आप रीनीट कराओ,
जो भी सीबीआई जांच होनी है, जो भी होनी है, उसे आप अपने प्रोसीजर से आप चाहते हो कि रीनीट तुरंत हो, एटलीस्ट एज सुन एज पॉसिबल आप रीनीट कंडक्ट कराइए, क्योंकि इस पे किसी को भरोसा नहीं। ऊपर से हम अपने छोटे बच्चे जो भी जैसे चिन्मय जैसे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको मैं क्या गाइड करूंगा? वो डिमोटिवेटेड थे, वो डिमोटिवेटेड। वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड भी इस कार्यक्रम में वीरेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी स्वागत आपका। क्या नीट जैसी परीक्षा भी अगर पारदर्शी तरीके से नहीं हो सकती है तो कौन सी परीक्षा और बच्चे किस पर भरोसा करें? अब तो मतलब अंडर ग्रेजुएट के पेपर लीक हो रहे हैं, चलो अभी तक तो रिक्रूटमेंट के, भर्तियों के, नौकरी के पेपर लीक होते थे, ये तो अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं, 12वीं पास किए हैं, क्या तो बीत रही होगी उन पे? बिल्कुल, देखिए ये अंडर ग्रेजुएट है लेकिन ये MBBS हैं, ये लोग MBBS डॉक्टर बनेंगे और उसके बाद फिर ये PG करते हैं। अंडर ग्रेजुएट की परीक्षा का पेपर नीट का जिसका लीक हो गया, वो बच्चे MBBS नहीं बन पाए, 23 लाख से ज़्यादा लोगों ने परीक्षा दी थी, तो ये तो उनके कैरियर से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सेटबैक है, उनके घात है। लेकिन ब्रजेश जी, नीट जैसी परीक्षा का लीक होना इस देश के तमाम सारे प्रश्न चिन्ह खड़े करता है परीक्षाओं पर, और ये दर्शाता है कि कहीं पर कोचिंग माफिया, पैसे वाले लोग बड़ी बड़ी परीक्षाओं में क्या हस्तक्षेप कर सकते हैं या करते हैं। सीबीआई जांच की मांग हो रही है, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है और सरकार कह रही कि 1563 का हम दोबारा एग्जाम कराएंगे, जिनको हमने ग्रेस मार्क दे दिया था। अच्छा, ये ग्रेस मार्क क्या चीज़ है, इस पर भी कोई बात अभी तक साफ नहीं आई। ग्रेस मार्क वो चीज़ है, उन बच्चों को दिया जाता है जिनकी परीक्षा देर से शुरू हुई है या जो परीक्षा तकनीकी या किन्हीं कारणों से पूरी ना हो पा रही हो और जितने प्रश्न उन्होंने आसान वाले हल किए हो उस आधार पर वो नंबर 1 करके ग्रेस मार्क दे दिया जाता है। तो ग्रेस मार्क वालों की चर्चा इसलिए हो रही 1563 की कि उसमें से 790 लोग सफल हो गए थे इस 1563 में। तो ये इन्होंने कहा कि हमने ग्रेस मार्क वापस ले लिया है। इससे काफ़ी बड़ी संख्या में इनका जो सिलेक्शन हुआ था ये पीछे चले गए, ये खारिज हो गए। तो ये हल्ला मचा हुआ है, लेकिन जांच तो पूरे मामले की बनती है। अब बात आ रही थी अभी बार बार कि कर्नाटक, उड़ीसा और झारखंड के ये लड़के गुजरात में कहे गए एग्जाम देने, जब ये अपने राज्य में एग्जाम दे सकते थे। वही तो गुजरात में गोधरा में एक जगह है ब्रजेश जी, जिसका नाम है जय जलाराम स्कूल। इस स्कूल से 16 छात्र पास हुए हैं। इसमें झारखंड के भी बच्चे हैं, उड़ीसा के भी और गुजरात कर्नाटक के हैं। तो ये इस पर लोगों का संदेह है कि अपना राज्य छोड़कर गुजरात के गोधरा में जय जलाराम को सेंटर क्यों चुना गया इन लड़कों के द्वारा, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्रजेश जी, नीट जो है, पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो स्टेट में CPMT परीक्षा होती थी, हर राज्य अपना परीक्षा करा लेता था, नीट उठ हम लोग जानते ही नहीं थे। ये तो जब अब घोटाला हुआ तब हम लोग जाने कि अब CPMT खत्म हो गया, अब नीट होता है। और नीट में विचित्रता देखिए कि KGMC, लोहिया और ये सब चलाएगा राज्य सरकार और डॉक्टर भेजेगी केंद्र सरकार। अस्पताल स्टेट चलावे और डॉक्टर भर्ती केंद्र करे। तो ये नीट से पूरे देश में डॉक्टरों की भर्ती होने लगी। जैसे उत्तर प्रदेश में मुख्यालय से मान लो बच्चों के लिए स्कूल में किताब कापी खरीदना है तो जिलेम BS से न खरीदे, मुख्यालय से पूरे स्टेट के लिए खरीद ली जाए। तो सेंट्रलाइज व्यवस्था कर दी गई भर्ती की। तो सेंट्रलाइज गड़बड़ी भी होगी। हाँ, वो तो दिखी। अगर कर्नाटक झारखंड के बच्चे गोधरा में जा रहे हैं एग्जाम देने तो ये तो प्रमाण है। ब्रजेश जी, जब कोई पेपर लीक होता है तो बच्चों की सालों की मेहनत बर्बाद होती है, माँ बाप की गाढ़ी कमाई बर्बाद होती है जी। बच्चों का भविष्य 1 साल बर्बाद होता है। खाली गोधरा नहीं है, राजस्थान का सवाई माधोपुर भी है जहां पर गलत पेपर बांटा गया था, वहां पर भी काफी सारा बवाल मचा था। सीबीआई ने 2021 में भी एक बार नीट के मामले में पेपर लीक हुआ था, तब छापेमारी की थी। वैसे आपको एक बहुत रहस्योद्घाटन कर रहा हूं
कि ये जो MBBS में बच्चे जाते हैं या इंटर में बायोलॉजी लिए होते हैं ये जाते हैं, लेकिन बहुत विचित्र बात है कि बायोलॉजी लेने वाले छात्रों की संख्या देश में दिन पर दिन घट रही है इंटरमीडिएट में, क्योंकि इस पढ़ाई में मेहनत बहुत ज़्यादा है और इसकी तुलना में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, PCM को ज़्यादा छात्र चुन रहे हैं और वो इंजीनियरिंग, IT, कंप्यूटर तमाम सारे सेक्टरों में जाते हैं जहां नौकरियों की भरमार है। लेकिन बायोलॉजी करके नीट की तैयारी करने वाले CPMT डॉक्टर बनने वाले लोग अगर डॉक्टर नहीं बन पाते तो फिर वो डॉक्टर के अलावा कुछ नहीं बन सकते। इसलिए आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि इंटर में बायोलॉजी लेने वाले छात्रों की संख्या दिन ब दिन घटेगी और एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि जब इस देश में डॉक्टरों के लिए एग्जाम देने वाले छात्र ही कम पड़ जाएं। जी वीरेंद्र जी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मैं बात बता रहा हूं आपको। वैसे हमारे देश में छोड़िए, अगर उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो पुलिस के भर्ती के पेपर लीक हो गए थे, RO के भर्ती के पेपर लीक हो गए, ARO के भर्ती के पेपर लीक हो गए। सरकार ने कहा था कि हम 6 महीने के भीतर इन सब की परीक्षाएं कराएंगे। जिन छात्रों का पेपर लीक हुआ है उनका मनोबल कमजोर है। बहुत सारे सवाल हैं जांच एजेंसियों पर, जो एजेंसियां पेपर कराती हैं उन पर भी। लाखों छात्रों का भविष्य अंधकारमय है जी। और शिक्षा माफिया की एंट्री बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये सब चीजों पर रोक लगानी होगी। बहरहाल ब्रजेश जी, हम लोग जिस व्यवस्था में रहते हैं कहते हैं कि मेहनत करने वाले छात्रों को उतना ही मिलता है जितना पेपर लीक करने वाले छोड़ देते हैं, उतने मिल पाता है, बाकी पेपर लीक करने वाले। बड़ी ऊंची बात कह दी आपने, पूरी डिबेट का सार यही है। तो पूरी डिबेट का सार यही है कि इस साल की भी तैयारी धरी रह गई। एक कविता है कि घर की जिम्मेदारी बनी रह गई और बापू पर उधारी चढ़ी रह गई, डिग्रियां सजावटी बनी रह गई और इस साल की तैयारी भी धरी रह गई। और गांधी के जीवन पर प्रश्नों के उत्तर नोटों के गांधी ने जब लिख डाले, अभ्यर्थी की आंखों तक तब थकी रह गई और इस साल की तैयारी भी धरी रह गई। और जब सब लोग सो रहे होंगे तब तुमको जागकर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे रात दिन खुद से लड़ना ही होगा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने बड़ी ऊंची बात की। बहुत बढ़िया बात आपने कही कि मेहनती बच्चों को बस उतना ही मिलेगा जो पेपर लीक वाले छोड़ देंगे। बहन भाइयों, डिबेट के दूसरे चरण को प्रारंभ करते हैं। सुनील भराला जी मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। भराला जी, केंद्र सरकार ने बिना किसी इन्वेस्टिगेशन, बिना किसी इंक्वायरी ये कैसे कह दिया कि पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि बिहार और गुजरात की पुलिस ने प्रमाण सामने रख दिए थे, अभी नहीं 5 मई को रख दिए थे। देखिए ब्रजेश जी, अभी देखा भी होगा आपने और बहुत अच्छे से लोगों ने अपनी बात रखी है और उसको मैंने बहुत गंभीरता से सुना भी है और ये चर्चा लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से भी इसका खूब अध्ययन कर रहे हैं और अधिकारियों से बात हो रही है। लेकिन एक बात मैं ये बताना चाहूंगा कि एनटीए ने जिस प्रकार के सवाल खड़े किए थे, लोगों ने उनसे पूछा था, उन्होंने सब सवालों के उत्तर बहुत अच्छे से दिए और वो संतुष्ट भी कुछ बातों से नजर है उनकी चीजें हो सकती हैं। लेकिन जहां लीक होने के ये प्रकरण सामने आ रहे हैं, ये एक इस नीट एग्जाम का नहीं है, ये पिछले दिनों में भी कई लीक हुए हैं। लेकिन इन सब का निस्तारण, बच्चे तो हम सब परिवारों के ही हैं और बच्चों के जो दर्द है वो हम सब जानते हैं। वो कितनी कठिनाई से होती, कितनी परिश्रम से वो अध्ययन करता है, कितना पैसा तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि दर्द आपको दे दिया है जनता ने। इस दर्द को भी अगर आप नहीं समझेंगे तो जनता आगे दर्द की डिग्री बढ़ा भी सकती है। हाँ, इसी बात को मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमने चुनाव परिणाम में भी इसका हमने प्रभाव देखा है। जो अभी आम चुनाव हुआ है जी, तो हम उससे भी रूबरू हुए हैं, उन बातों से भी। मैं उसी दर्द की बात कर रहा हूँ। आगे जनता फिर दर्द और बढ़ाएगी।
नहीं, देखिए ब्रजेश जी, हम बहुत कठिन परिश्रम करेंगे और हम लोग सर परिश्रम जो करना हो करो, इन्वेस्टिगेशन करा दो सीबीआई का और रीनीट करा दो। इन्वेस्टिगेशन देखिए, सबसे पहले 8 तारीख को आप सर परिश्रम की पराकाष्ठा कर लेना, घर घर स्टिकर लगा लेना, झंडा लगा लेना। सुप्रीम कोर्ट ने 8 तारीख कोई दूर नहीं रही, सारी चीजें प्रमाण भी मांगे हैं उन्होंने, जिनको आपत्ति है उनके आपत्ति पत्र भी मांगे हैं, और वो आपत्ति देंगे भी वहां पर, और आपत्ति दे करके उस पर निर्णय होगा। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, मैं दूसरी बात, उन बच्चों के परिवार भी, मेरे से कई परिवार आकर के मिले कि हमारे बच्चों ने परीक्षा पास कर ली, आप ये सब क्या कर रहे हैं। दोनों पक्ष उसमें सामने आ रहे हैं सर। ये तो आप दोनों को लड़ा रहे हो सर, कि तुम भी लड़ लो, तुम भी लड़ लो सर, ये तो आप भेद पैदा कर रहे हो। ब्रजेश जी, मैं बिल्कुल बताता हूँ कि मेरे मेरठ में एक पड़ोस का परिवार है। आज सुबह मेरे आवास पर ऐसे 3 परिवार के लोग आए, उन्होंने वार्ता की, हमसे चर्चा की, हमने सर न्याय तो दो ना, जिनके साथ अन्याय हुआ न्याय दो। ये आज का इत्तेफाक है कि मुझे फिर जब आपके चैनल की बात आई तो मैंने तुरंत कहा मगर मैं बैठूंगा आज और मैं बात भी रखूंगा, क्योंकि मैं उनका भी पक्ष रखूंगा। बिल्कुल ठीक है सर, हमारे सामने मैं अजीज खान जी को आमंत्रित करता हूँ, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। निश्चित रूप से मैं जब बच्चे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए पेपर लीक मामले में, सरकार एक्शन लेने के बजाय इस मामले पर लीपापोती क्यों कर रही भाई अजीज खान साहब? देखिए ब्रजेश भाई, सबसे पहली बात, सुनील जी कह रहे थे आप बहुत कठिन परिश्रम करेंगे। ये कौन सा कठिन परिश्रम करेंगे ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं भी देखिए, वीरेंद्र जी एक शेर कह रहे थे, मैं कहीं ना कहीं अपने शेर के माध्यम से बात को रखना चाहूंगा। आज तो मुशायरा हो गया। नहीं सर, होना चाहिए, जरूरी है सर, बच्चों के करियर का मामला है सर, करियर का मामला है। सुनील जी गंभीरता से सुने। वो कहते हैं कि सर कि मझधार गलत है ना पतवार गलत है, सिर्फ मौजों का किरदार गलत है। पेपर हो नीट का या सिपाही का पेपर हो, हालात बताते हैं कि सरकार गलत है। देखिए सरकार का रवैया देखें सर, आप कितना निष्क्रिय है सरकार ये, कि साहब देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कहते हैं साहब क्लीन चिट दे दिया। कौन सा क्लीन चिट आपने दे दिया? लगातार इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, बिहार की पुलिस बता रही है कि साहब पकड़े गए, और एक लंबे वक्त से जिस तरह आप देख रहे हैं कि गुजरात में क्या क्या कांड हुआ। आप किस तरह के क्या चाहते हैं, रीनीट हो या इन्वेस्टिगेशन? सर बच्चों के दर्द को समझिए। अगर आप सीबीआई जांच तो कराएं ही कराएं, लेकिन रीनीट होना चाहिए। जब तक दोबारा रीट नहीं कराएंगे तब तक बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा। एक आरोप है कि घपला है, जिन कोचिंग वालों के बच्चे कम निकले हैं वो प्रोपोगंडा कर रहे हैं। सर देखिए, अब ये तो आरोप, देखिए ये तो सर मैं दोनों पहलू की नहीं सर, मैं दूसरे पहलू भी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट ये बात खुद रखना चाह रहा था। अभी ये लगातार आज धर्मेंद्र प्रधान जी को मैं सुन रहा था, कह रहे साहब ये कोचिंग वालों का प्रोपेगेंडा है। साहब जब पकड़े गए तो अब आप कोचिंग वालों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे जब किसान आंदोलन कर रहा था तो कह रहे थे खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। कोई भी शख्स अगर आंदोलन करता है तो आप उसको कहीं ना कहीं से जोड़ देते हैं। देखिए बच्चों के दर्द को समझिए। अब ये देखिए बच्चा कह रहा था, इसके दर्द, इसके भाव को समझिए कि किस तरह बच्चे मेहनत करते हैं, मेहनत करके वो हासिल करना चाहते हैं। अरस्तु जी को इन्वाइट करता हूँ। अरस्तु जी आपके पास 2 मिनट है सर, और आप मुझे बताएं कि क्या ये कोई सिस्टम में चूक हो गई है या किसी संगठित आपराधिक गिरोह ने इस कृत्य को अंजाम दिया है और सरकार को पता है लेकिन एक्शन नहीं ले रही? सर मेरा आपसे एक निवेदन है जो मैं एक बार रखना चाहूंगा सभी पैनलिस्ट के सामने। सभी बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं सर, मेरा एक ही प्रश्न उठता है इसमें कि अगर सभी बच्चों के साथ न्याय चाहते हैं तो रीनीट क्यों नहीं चाहते हैं? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न मैं माननीय अजीज खान जी से कहूंगा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल जी हैं, और कपिल सिब्बल जी एक बहुत बड़े अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, और माननीय सांसद भी हैं समाजवादी पार्टी से। मैं ये चाहता हूं सर कि वो एक PIL फाइल करें बच्चों की तरफ से, या एक ऐसी संस्था की तरफ से जिसमें इस रीनीट की बात की जाए और काउंसलिंग को स्टॉप करने की बात की जाए। सर सब 8 तारीख की बात कर रहे हैं, 8 तारीख को करवा लेंगे, 6 को काउंसलिंग हो जाने दो सर, सगाई हो जाने तो ब्याह रुकवा देंगे, ब्याह हो जाएगा तो कहेंगे विदाई रुकवा देंगे। हाँ विदाई रुकवा देंगे जी। सर मेरा तो प्रश्न सिंपल एक ही है, इस मामले में बहुत बड़ा बच्चों का नुकसान होने जा रहा है सर। अगर सरकार को वाकई बच्चों की चिंता है तो मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा पूरी सरकार से, चाहे राज्य सरकारें हो, चाहे हमारे देश की सरकार हो, मीडिया कर्मी हो,
या हमारा मीडिया का चौथा स्तंभ हो हमारे देश का। हम ये चाहते हैं सर कि सबसे पहले काउंसलिंग पे रोक लगे। नंबर 2, जितने भी बच्चे, मैं बार बार आपको आंकड़ा दे रहा हूं, इस आंकड़े पे इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवा ले रहे? वो 24,000 वाला ना, 24,000 वाला पहला। दूसरा सर 58,000 वाला आंकड़ा। भाई 58,000 में ही क्यों कंपटीशन बढ़ गया? भाई कंपटीशन बढ़ना चाहिए था तो पीछे भी बढ़ना चाहिए था। ये भी है ना कि हर बार तो 13 से 15,000 के बीच रहते थे, इस बार 58,000। हाँ सर, ये बच्चे आए कहाँ से? ये कहाँ से मतलब क्या सरस्वती माता की कृपा हो गई? और ये 9-10 तारीख वाली जो विंडो है ना, इसमें जो घुसे हैं बच्चे, ये भी देख लिया जाए कि इसमें सक्सेसफुल उनका भी रिजल्ट को निकलवा लीजिए एक बार जरा, आपको क्लियर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ओके सर, सुमित शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं उनको, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। शर्मा जी ये बताइए कि ये 8 तारीख को तो कोर्ट में डेट लगी है, 6 से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, तो बच्चों को तो अल्टीमेट रिलीफ नहीं मिली ना? कोई लीगल रेमेडी बीच में अभी मिल सकती है? कोई तरीका है? हमने जो सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल करी है, उसमें हमने री एग्जामिनेशन का, स्टे ऑफ काउंसलिंग, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। अच्छा, आपने PIL फाइल कर दी है? हाँ जी, आज हमारी PIL सुप्रीम कोर्ट में लगी थी। तो भेजो कपिल सिब्बल को, आपकी पार्टी से। निश्चित तौर पे ये बड़ा अहम मसला है। सर एक सेकंड उनको बोलने दीजिए। शर्मा जी गो अहेड। उसमें कोर्ट ने नोटिस किया है और 8 जुलाई को मैटर लगाया है। इन द मेन टाइम जितने भी उसमें रिस्पोंडेंट्स है, उसमें NTA भी है, CBI भी है और यूनियन ऑफ इंडिया भी है, सबको रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा गया है जी। स्टे ऑफ काउंसलिंग का हमने प्रेयर करी थी, बट उसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस स्टेज पे नहीं दिया है। शुक्रिया सर। चिन्मय मैं आपसे सर थोड़ा सा वक्त, सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट दी है कि 6 जुलाई से पहले हम काउंसलिंग नहीं करेंगे, तो अभी स्टे की उस पर जरूरत नहीं। और लड़चिन में मुझे आप बताओ कि क्या आप लोग और आप बच्चों के बीच ये चर्चा है कि अब हमें तैयारी की रणनीति बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अब तो कट ऑफ तो बहुत आगे चला गया? जी बिल्कुल। अब जैसे हम लोग, अब हमारा जो अभी तक प्लान चल रहा था उसके हिसाब से हमारे हिसाब से अच्छा चल रहा था, पर अब हम लोग कुछ समझ नहीं आ रहा है और हम लोग गाइड करने वाले लोग खुद अभी कंफ्यूज है कि हम लोग करना क्या चाहिए, क्योंकि फिर ये सब मसले उठते कि रीनीट होगा, कैंसिल होगा। मेरा मेन ये है कि ये सब मेरे लेवल के ऊपर की बात है, मुझे नहीं पता कि कैंसिल होना चाहिए, रीनीट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मुझे नहीं पता। मैं बस एक प्रेशर तो आ गया ना कि अब तो कट ऑफ बहुत बढ़ गया। ये प्रेशर तो मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं यही सोच रहा हूँ कि इस प्रेशर से कैसे डील करना है, क्योंकि ये एक आपका पूरा माइंडसेट चेंज कर देता है। आपकी एज कितनी है? मैं अभी 17 ईयर्स का हो जाऊंगा। भराला जी देखो, इन बच्चों पे तरस खाओ, थोड़ा रहम करो। मैं ब्रजेश मतलब देख रहे हो 17 साल की उम्र में बच्चा स्टूडियो में बैठ के अपनी तकलीफ बता रहा है कि जब आप बोल रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि कैसे अगले साल हो पाएगा। ये इनका सिर्फ चिन्मय की बात नहीं है सर, ढेर सारे लाखों बच्चे हैं। ब्रजेश जी, सर अभी हमारे जो बैठे हुए सभी बंधु इस बात पर काफी जोर दे रहे थे कि सरकारों को चिंतित होना पड़ेगा। सरकार बहुत गंभीर है और चिंतित है, और आपने तो देखा भी होगा, खूब आपके चैनल ने बहुत हाईलाइट भी किया है कि पेपर लीक प्रकरण में एक कड़ा कानून बनने जा रहा है। उसकी कॉपी तैयार हो रही है और इस कानून को बहुत जल्द लागू किया जाएगा। और ऐसे लोग जो है जो बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनको बहुत कड़ी सजा उसमें मिलने वाली है। थैंक यू भराला जी, थोड़ा सा वक्त का कमी है सर। मैं एक बात कहना चाहूंगा। सुनील जी एक सेकंड रुकिएगा प्लीज, एक सेकंड। सुनील जी बनेगा कानून, वो बनेगा तब आपको न्याय मिलेगा। अभी आपके उसमें क्या है रेमेडी हमारे लिए? अभी क्या होना चाहिए? अभी ये जो सेशन जा रहा है वो खराब हो रहा है, बच्चे को हम मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को पेरेंट्स को। अच्छा, आपके सेंटर पे बच्चे क्या, एक सेकंड भराला जी, सेंटर पे बच्चे क्या डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा मुझे बताओ। सेंटर पे जो आते हैं तो आपसे क्या कहते हैं? आपको बिल्कुल बताते हैं। सेंटर पे जो बच्चा सेलेक्ट हो गया है वो कंफ्यूज है कि मेरा सिलेक्शन हुआ भी है कि नहीं हुआ, पहला पॉइंट। जो बच्चा नहीं सेलेक्ट हुआ है वो सोच रहा है कि हमें एक और चांस मिलेगा। जो बच्चा अब जो 12th में है बच्चे, या जो अभी तैयारी कर रहे हैं दोबारा कि हम इस बार नीट देंगे, वो भी कंफ्यूज हैं कि हमें क्या ये, हाँ बहुत प्रेशर नहीं बढ़ गया सर। वो अभी 11th के बच्चे स्विच करने का सोच रहे हैं। सोचिए बायो से मैथ में जा रहे हैं, जैसा कि सर बता रहे थे रिपोर्ट। हाँ वीरेंद्र जी कहे थे। अब ये हालत हो गई है कि वो बायो से मैथ में जाना चाह रहे हैं कि मतलब ये इंस्टीट्यूट संभावनाएं कम है तो कोई क्या, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। ओके, अरस्तु उपाध्याय जी आप कुछ कहना चाहते थे सर? मेरे पास 20 सेकंड है। जी सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सर, इस वक्त स्थिति ये है कि हर कोचिंग सेंटर जहां पे 5-5, 3-3, 4-4 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, सब सारे डरे हुए हैं। उनको भी यही दर्द है, सारे कोचिंग सेंटर का दर्द है, लेकिन ये डरे हुए हैं कि अगर हम कोर्ट चले गए
अगर हमने बड़े कोचिंग संस्थान कोर्ट चले गए तो कहीं ऐसा ना तो हो कि हमारे गर्दन पीछे दबाई सरकार पड़ जाएगी जाए। सर, गर्दन दबेगी सर। जी सर। सर मैं कहना चाह रहा था, अभी पेपर लीक की बात चल रही थी, सुनील जी को बताना वो कपिल सिब्बल वाला कहे सर, वो कपिल सिब्बल वाली बात तो है ये। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा छात्रों के हित में इसने लड़ाई लड़ा है और लड़ेगी। लेकिन एक बात सर बताऊं कि पिछले 5 साल में, ये अभी पहले मैं बता रहा था कि 41 पेपर लीक हुए हैं, जिसमें 1.42 करोड़ जाब गए हैं सर। ये 5 साल का आंकड़ा है। अरे तो भराला जी खुद ही कह रहे हैं कि हम तो इसका खामियाजा भुगते हैं। सर तो कह रहे हैं सर, ये खामियाजा भुगते, लेकिन इनका बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का आभार प्रकट पेपर लीक हो रहा है। धन्यवाद। डिबेट का समय समाप्त हो चुका है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि एक बेहद सामाजिक और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बेहद महत्वपूर्ण मसले पर आप सभी ने बात की। मैं छात्रों से कहना चाहता हूं, कृपया संयम रखें, धैर्य रखें। निश्चित तौर पर इसमें उनके साथ इंसाफ होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल ज़्यादा बेहतर होगा। नमस्कार।